Hello students, how are you all? I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in today's class. तो बच्चों आज हम अपनी इस क्लास में हमारी बुक से चैप्टर नंबर 27 जो कि हमारे सिलेबस का है लास्ट चैप्टर वो पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द पैरट हु वुडंट टॉक, एक ऐसा तोता जो कि बात नहीं करता था। और ये स्टोरी लिखी है मिस्टर रस्किन बॉन्ड ने, जो कि बहुत फेमस स्टोरी राइटर हैं, बहुत फेमस लेखक हैं जो कि बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फनी स्टोरी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, आप सब उसको एंजॉय करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना हमारा चैप्टर नंबर 27। You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance। तो बच्चों हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एक डायलॉग से। एक व्यक्ति बोल रहा है You are no beauty, तुम बिल्कुल सुंदर नहीं हो। Can't talk, तुम बात नहीं कर सकते। Can't sing, तुम गा नहीं सकते। Can't dance, तुम डांस नहीं कर सकते। With these words, Aunt Ruby would taunt the unfortunate parakeet। तो बच्चों ये जो डायलॉग है ये कौन बोल रहा था? आंट रूबी बोल रही थी और इन शब्दों के द्वारा वो टॉन्ट कर रही थी, वो ताना मार रही थी। किसको? एक अनफॉर्चुनेट पैराकीट को। अनफॉर्चुनेट कहते हैं दुर्भाग्यशाली, एंड पैराकीट एक तरह का तोता होता है। हम यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं तोते जो होते हैं ना, पैरट्स, उनकी अलग अलग नस्लें होती हैं। तो इस नस्ल का जो एक तोता होता है इसे कहते हैं पैराकीट। तोते जैसे ही होता है, पैरट भी कह सकते हो। तो राइटर कह रहे हैं कि जो आंट रूबी थी उनके पास एक तोता था और वो उस तोते को ताना सुना सुना के कह रही थी कि तुम में तुम में कोई सुंदरता नहीं है, तुम गा नहीं सकते, तुम डांस नहीं कर सकते, तुम बात नहीं कर सकते। Who glared morosely at everyone from his ornamental cage at one end of the long veranda of Granny's bungalow in North India। अब ये जो तोता है ये क्या करता था? ये ग्लेयर यानी कि लगातार एक टक देखता रहता था, मोरोसली यानी उदासी से। अब बच्चों जब किसी तोते को ताना मारा जा रहा है तो बच्चों जो एनिमल्स होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो भी फीलिंग समझते हैं। ओके, तो उससे भी पता था कि उसको प्यार नहीं किया जा रहा, उसको डांटा जा रहा है, तो वो उदास हो जाता था। वो उदासी से देखता रहता था हर किसी को। कहाँ से? अपने केज यानी पिंजरे में से। वो पिंजरा जो कि ऑर्नामेंटल था, ऑर्नामेंटल यानी सुसज्जित, डेकोरेट जिस पिंजरे को कर रखा था, उस पिंजरे से वो सबको देखता रहता था। और ये पिंजरा कहाँ पे था? वन एंड ऑफ द लॉन्ग वरांडा, एक लंबा सा बरामदा था, उस बरामदे के एक किनारे पर। और ये बरामदा कहाँ था? ग्रैनीज बंगलो, दादी के बंगलो में। और ये बंगला कहाँ था? नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत का कोई हम कह सकते हैं कोई प्रांत है, कोई शहर है, वहाँ पे राइटर की दादी रहती थी। उनका एक बड़ा सा बंगलो था, एक बड़ा सा घर था। तो उस बंगले में एक बरामदे के कोने में एक बहुत सुंदर सुसज्जित पिंजरा था और उस पिंजरे के अंदर ये तोता रहता था। ओके, In those distant days, almost everyone, Indian और European, kept a pet parrot और parakeet। अब राइटर कह रहे हैं कि उन पुराने दिनों में, यानी कि बहुत समय पहले की बात है, तो उन दिनों राइटर कह रहे हैं कि लगभग हर एक व्यक्ति, चाहे वो भारत का रहने वाला हो, चाहे वो यूरोप का रहने वाला हो, हर एक व्यक्ति के घर में एक पालतू तोता या फिर पैराकीट, जो भी तोते की ही एक नस्ल है, वो रहती थी। तो ये बहुत कॉमन था तोते को पाल के रखना। और लगभग हर घर में, चाहे वो भारतीय का घर है, चाहे वो यूरोपीय का घर है, हर घर में एक पालतू तोता रहता था। और लव बर्ड एज सम ऑफ द स्मॉलर वंस वर कॉल्ड, या तो तोता रहता था या फिर लव बर्ड्स रहते थे। लव बर्ड्स ही बच्चों एक तरह से बर्ड्स का प्रकार है जो कि दिखने में तोते जैसे होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं और ये हमेशा पेयर में रहते हैं। ये हमेशा दो बर्ड्स एक साथ रहते हैं और इन्हें हम कहते हैं लव बर्ड्स। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, दिखने में ऑलमोस्ट तोते जैसे दिखते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं। तो उन दिनों पक्षियों को पिंजरे में पाल के घर पे रखना ये फैशन में था, ये बहुत कॉमन था। Sometimes these birds became great talkers। अब राइटर कह रहे हैं कि जब आपके घरों में ये तोते रहते थे आपके साथ, तो आपने भी सुना है ना बच्चों कि तोते बोल सकते हैं। तो ये जो तोते थे ये कई बार ग्रेट टॉकर्स बन जाते थे, बहुत अच्छे से बोला करते थे और रादर मिमिक्स, और ये कई बार आपकी नकल किया करते थे। नकल करने का मतलब है जो आप बोल रहे हो, जैसा आप बोल रहे हो बिल्कुल उसकी कॉपी, उसकी नकल ये करके बोला करते थे। एंड वुड लर्न टू रिसाइट एंटायर
mantras, और कई घरों में तो तोते पूरे के पूरे मंत्र बोलना भी सीख गए थे। यानी कि जिन घरों में नियमित रूप से पूजा होती थी, नियमित रूप से मंत्र बोला जाता था, तो जो तोता सुन रहा है वो वही बोलता था। तो अगर जिस घर में पूजा हो रही है, मंत्र बोल रहे जा रहे हैं, तो वहाँ उन घरों के तोते मंत्र बोलना भी सीख जाते थे। तो मंत्र का मतलब कोई भी जो धार्मिक चैंट्स होती है उन्हें हम मंत्र कहते हैं। और एडमोनिशंस टू द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस, और कई घरों में तोते सीख गए थे कि बच्चों को किस तरह से एडमोनिशंस यानी सलाह दी जाती है बड़ों के द्वारा। जो बड़े लोग हैं वो बच्चों को जो बोला करते थे ना, वही बात तोते रिपीट करते थे। सच एज पढ़ो बेटा पढ़ो। जनरली हर घरों में हम जानते हैं कि जो बड़े लोग हैं वो बच्चों को कहते रहते हैं ना, पढ़ो बेटा पढ़ो, पढ़ाई कर लो, एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ने बैठ जाओ, जिसे हम कह सकते हैं स्टडी चाइल्ड स्टडी। तो जो राइटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ तोते सुनते थे वो सेम चीज़ की कॉपी क्या करते थे। अगर आप मंत्र बोल रहे हो वो मंत्र बोलेंगे, अगर बड़े लोग बच्चों को डांट रहे हैं तो वो भी वही शब्द बोलेंगे। तो जैसा वो सुनते थे वही शब्द वो रिपीट किया करते थे। और फॉर द बेनिफिट ऑफ बॉयज़ लाइक मी, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी। और फिर राइटर कह रहे हैं कि कई बच्चों को बड़े लोग क्या कहते थे, डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो, लालची मत बनो। तो राइटर कह रहे हैं कि मेरे जैसे बच्चों को जनरली यही कहा जाता था, लालची मत बनो, और जो तोते होते थे वो यही बात रिपीट करने लग जाते थे। These expressions were of course picked by the parrot over a period of time। अब बच्चों राइटर बता रहे हैं कि तोता एक दिन में बोलना नहीं सीखेगा कि आपको लगेगा कि आपने एक बार बोला उसके सामने कोई बात और वो से एक बार सुनते ही रिपीट कर लेगा। नहीं, इस तरह के एक्सप्रेशन सीखने में जो तोते होते थे उन्हें पीरियड ऑफ टाइम, समय लगा करता था। वो कई बार सुनने के बाद वो बोलने के लायक होते थे। आफ्टर मैनी रिपीटेशंस बाय सम मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड हु हैड टेकन ऑन द टास्क ऑफ टीचिंग द बर्ड टू टॉक। तो ये बर्ड्स बोलना कैसे सीखते थे, घर की किसी सदस्य को जिम्मेदारी देती जाती थी और वो एक चीज को बार बार रिपीट करता था तोते के सामने, और तोता इतनी बार सुनने के बाद फाइनली बोल पाता था। तो राइटर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप जिस दिन तोता खरीद के लाए हो उसी दिन वो बोल लेगा, नहीं, ये एक प्रॉपर जिम्मेदारी का काम था और तोते के सामने बार बार जब आप रिपीट करोगे तभी फाइनली वो कुछ समय के बाद बोल पाएगा। बट आर पैरट रिफ्यूज टू टॉक। अब राइटर कह रहे हैं लेकिन जो तोता हमने पाला था, हमारे घर में था, वो नहीं बोलता था, उसने बोलने से मना कर दिया था। इट मीन्स हम उसको बोलना नहीं सिखा पाए, वो नहीं बोलता था। ही हैड बीन बॉट बाय आंट रूबी फ्रॉम अ बर्ड कैचर हु वुड विजिटेड ऑल द हाउसेज ऑन आवर रोड। अब राइटर बता रहे हैं कि तोता आया कहाँ से। तो इस तोते को राइटर की एक आंट रूबी थी, मतलब रूबी नाम था उनका, आंट लगती थी वो राइटर की, उन्होंने इसे खरीदा था। किससे खरीदा था? एक बर्ड कैचर जो पक्षी पकड़ने का काम करते हैं, उनसे इन्होंने खरीदा था। हु वुड विजिटेड ऑल द हाउसेज ऑन आवर रोड। तो पहले वो जंगल से पक्षी पकड़ा करते थे और फिर घर घर जाके सड़कों पे घूम घूम के पक्षियां बेचा करते थे। सेलिंग केस्ड बर्ड्स रैंगिंग फ्रॉम कलरफुल बग्रियस टू चिरपी लिटिल मैनास एंड इवन कॉमन स्पैरोज दैट हैड बीन dabbed with paint and passed off as some exotic species। अब बच्चों राइटर कह रहे हैं कि जो बर्ड कैचर होते थे, पक्षी पकड़ने वाले, ये हर तरह के पक्षी पकड़ा करते थे और उन्हें फिर पिंजरों में बंद करके बेचा करते थे। तो कौन कौन से पक्षी होते थे? कलरफुल बैग्रियस। बच्चों ये अलग अलग तरह के पक्षियों के, बर्ड्स के नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पक्षी हैं ये बग्रियस कहलाते हैं और ये कितने कलरफुल होते हैं, राइट। मैनास हम सबको पता है, मैना भी वो पकड़ा करते थे। और यहाँ तक कि जो नॉर्मल चिड़िया होती है ना, जिसे हम स्पैरो कहते हैं, जो कि बहुत ही कॉमनली हम सब देखते रहते हैं पेड़ों पे, इन्हें भी वो बेचा करते थे। और स्पैरो को वो क्या कर देते थे? डैब्ड विथ पेंट। स्पैरो के ऊपर वो बहुत सारा रंग कर दिया करते थे और फिर उसको बेचा करते थे जैसे कि वो कोई विशेष प्रजाति का पक्षी है। स्पेशीज कहते हैं प्रजाति, यानी कि वो लोगों को पागल भी बना दिया करते थे। एक नॉर्मल चिड़िया को पकड़ के उसके पंखों पे रंग कर देते थे और कहते थे कि ये एक बहुत विशेष प्रकार का पक्षी है जो कि हमने पकड़ा है। ओके। Neither granny nor grandfather were keen on keeping caged birds as
पेट्स। अब राइटर कह रहे हैं कि जो उनकी ग्रैनी और ग्रैंडफादर थे, जो उनकी दादी और उनके दादा थे, उनकी इच्छा नहीं थी कि वो घर में पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखे, घर में कोई पालतू पक्षी रखे, ये उनकी इच्छा नहीं थी। बट आंट रूबी थ्रेटन टू थ्रो अ टेंट्रम, लेकिन जो आंट रूबी है उन्होंने थ्रेटन यानी धमकी दे दी थी कि अगर उनको कोई पक्षी नहीं मिला तो वो टेंट्रम यानी गुस्सा दिखाएंगी। इफ शी डिड नॉट गेट हर वे एंड आंट रूबीज टेंट्रम वर ड्रेडफुल टू बीहोल्ड। तो आंट रूबी ने धमकी दे दी थी कि अगर घर में पक्षी नहीं आया तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। और राइटर कह रहे हैं कि जब आंट रूबी गुस्सा होती थी तो ये एक बीहोल्ड यानी देखने लायक सीन होता था, यानी कि आंट रूबी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, गुस्से में बहुत ज़्यादा वो नाटक करने लगती थी। तो उनके गुस्से से डर के फाइनली दादा दादी ने परमिशन दे दी थी कि ओके तुम एक पैरट या कोई पक्षी रख सकती हो। Anyway, she insisted on keeping the parrot and teaching it to talk. So finally वो insist करती है, जोर देती है कि मुझे पैरट चाहिए, पैरट चाहिए, और वो insist करती है कि मुझे पैरट चाहिए और फिर मैं उसको बोलना सिखाऊंगी। But the bird took an instant dislike to my aunt and resisted all her blandishments. राइटर कह रहे हैं कि आंट रूबी इतने मन से एक तोता लाई थी ताकि वो उसको बोलना सिखा पाए, लेकिन जो ये बर्ड था, जो तोता था, ये आंट रूबी को डिसलाइक करता था, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। और आंट रूबी के जो ब्लैंडिशमेंट होते थे, ब्लैंडिशमेंट कहते हैं जो वो प्यार से कोमलता से शब्द बोलती थी ना, जैसे सपोज आपके पास कोई पेट एनिमल है, कोई पेट बर्ड है, तो आप उसको प्यार से बोलते हो ना कि अरे क्या हुआ, इधर आओ, कुचू मुचू। तो ऐसे प्यार से जब हम बोलते हैं तो इन सारे प्यार से बोली गई बातों को वो अनसुना कर देता था, बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, और वो आंट रूबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। Kiss, kiss, Aunt Ruby would coo, putting her face close to the bars of the cage. तो बच्चों यहाँ पे राइटर हमें एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि वो पैरट आंट रूबी को पसंद नहीं करता था। तो आंट रूबी क्या करती, जो पिंजरे के बार्स थे यानी कि जो उस पिंजरे की सलाखें थी ना, उसके पास वो अपना चेहरा रखती और प्यार से कहती उस तोते को किस किस, यानी कि मेरे फेस पे किस करो, किस करो। बट द पैरट वुड बैक अवे, लेकिन पैरट किस नहीं करता था बल्कि वो और पीछे हट जाता था। इट्स बीडी लिटिल आईज गेटिंग इवन स्मॉलर विथ एंगर, और जो उसकी गोल गोल छोटी सी आंखें थी वो और छोटी हो जाती थी गुस्से की वजह से। एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ बीइंग किस्ड बाय आंट रूबी, बिकॉज उसको लगता था कि कहीं आंट रूबी मुझे किस ना कर दे, इस संभावना के चलते उसको गुस्सा आता था, वो पीछे हट जाता था और उसकी आंखें गुस्से में छोटी हो जाती थी। And on one occasion it lunged forward without warning, और एक बार क्या होता है, ऐसे ही आंट रूबी पिंजरे के बिल्कुल पास खड़ी थी अपना चेहरा आगे करके, तो इस तोते ने क्या किया, इट लंग्ड फॉरवर्ड, लंग फॉरवर्ड कहते हैं अचानक आगे आना, तो तोता उस दिन अचानक से बिल्कुल आगे आ जाता है, विदाउट वार्निंग, बिना चेतावनी दिए, एंड नॉक्ड माई आंट्स स्पेक्टिकल्स ऑफ हर नोज, और रूबी आंट जो थी राइटर की, उन्होंने चश्मा पहना हुआ था, तो वो तोता बिल्कुल आगे आ जाता है और आंट रूबी के जो स्पेक्टिकल्स थे, चश्मे थे, उन्हें उनकी नाक पे से गिरा देता है। ओके, After that, Aunt Ruby gave up her endearments and became quite hostile towards the poor bird. उस घटना के बाद जो आंट रूबी हैं वो अपने सारे एंडियरमेंट्स यानी जो वो प्यार भरे शब्द बोला करती थी, जो वो प्यार किया करती थी पैरट को, वो सारे प्यार भरे शब्द, वो प्यार अपना सब छोड़ देती हैं और उस दिन से वो इस पैरट के लिए हॉस्टाइल यानी उस एक तरह से उसकी दुश्मन हो गई थी। अब वो पैरट को पसंद नहीं करती थी। मेकिंग फेसेस एट इट एंड कॉलिंग आउट, अब वो इस पैरट को देख देख के अलग अलग चेहरे बनाती थी, गुस्से में भर जाती थी और बार बार क्या कहती थी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस एंड अदर नेस्टी कमेंट्स। तो बच्चों अब आंट रूबी का बिहेवियर चेंज हो गया था। आंट रूबी को अब अपना तोता बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो जब भी उसको देखती वो गुस्से से अलग अलग चेहरे बनाती और उसको ताना मारती रहती कि तुम बोल नहीं सकते, तुम डांस नहीं कर सकते, तुम किसी भी तरह से सिंग नहीं कर सकते, तुम सुंदर नहीं हो।
It fell upon me, then 10 years old, to feed the parrot, and it seemed quite happy to receive green chilies. ओके, तब राइटर कह रहे हैं कि उस समय राइटर 10 साल के थे, छोटे बच्चे थे। तो अब जब आंट रूबी ने तो पैरट को छोड़ दिया कि अब मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगी, तो अब जिम्मेदारी आ गई थी राइटर पे। तो वो कह रहे हैं कि उनको ये काम अच्छा लग रहा था कि पैरट के साथ उनको समय मिल पा रहा था, और वो पैरट को क्या दिया करते थे खाने के लिए? ग्रीन चिली। आपको पता है ना, कॉमन है कि जो पैरट्स होते हैं उन्हें हरी मिर्च पसंद होती है, तो अब राइटर उसको खाना खिलाया करते थे, वो उसे ग्रीन चिलीज दिया करते थे। राइप टमाटोज, पके हुए टमाटर देते थे। फ्रॉम माई हैंड्स, अपने खुद के हाथों से उसे खिलाते थे। These delicacies being supplemented by slices of mangoes। तो ये सब जो delicacies थी, ग्रीन चिली, टमाटो, तो ये सब जो कोमलता भरी चीज़ें थी, इसके साथ सप्लीमेंटेड यानी ऐड किया जाता था। इसके साथ और क्या जोड़ा जाता था? मैंगो की स्लाइसेस, मैंगो के पीसेस, मैंगो के टुकड़े भी वो उस पैरट को खिलाते थे। फॉर इट वॉज देन द मैंगो सीजन, क्योंकि उस समय आम का सीजन था, आम का मौसम था, उस मौसम में आम आ रहे थे, तो राइटर चिलीज और टमाटो के साथ साथ आम भी उस पैरट को खिला देते थे। This also gave me an opportunity to consume a couple of mangoes while feeding the parrot। राइटर कह रहे हैं कि और मैं इसलिए भी मैंगो खिलाता था क्योंकि मुझे भी अवसर मिल जाता था कि पैरट को मैंगो खिलाते खिलाते मैं भी थोड़ा सा मैंगो खा लिया करता था। ओके। One afternoon, while everyone was indoors enjoying a siesta। अब एक दिन क्या होता है, दोपहर का समय था, घर के सभी लोग घर के अंदर थे और क्या कर रहे थे? सिएस्टा कहते हैं, जो हम दोपहर में सोते हैं ना, उस नींद को कहते हैं सिएस्टा। तो सब घर के अंदर थे और दोपहर की नींद ले रहे थे। I gave the parrot its lunch। राइटर ने क्या किया? तोते को लंच यानी दोपहर का खाना दिया। And then deliberately left the cage door open। और फिर राइटर ने डेलिबरेटली यानी जानबूझकर पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। ओके, अब पिंजरे का दरवाजा खुला है तो ऑब्वियसली पैरट उड़ जाएगा, लेकिन राइटर ने जानबूझ के ऐसा किया, जानबूझ के दरवाजा खुला छोड़ दिया। सेकेंड्स लेटर, कुछ ही सेकेंड के अंदर, द बर्ड वॉज विंगिंग इट्स वे टू द फ्रीडम ऑफ द मैंगो ऑर्चर्ड। कुछ ही सेकेंड के अंदर पक्षी अपने पंख फैलाता हुआ बाहर आ जाता है, अपनी आज़ादी की उड़ान भर लेता है और कहाँ चला जाता है? पास ही में जो आम का बाग था, ऑर्चर्ड कहते हैं बाग, तो पास ही में घर के पास जो आम का बाग था वहाँ उड़ के वो चला जाता है, अपनी आज़ादी की उड़ान वो भर लेता है। At the same time, grandfather came to the veranda and remarked। अब इसी समय जब वो पैरट उड़ के जा रहा था आम के बाग में, उसी समय जो दादाजी थे वो बरामदे में आ जाते हैं, वो देख लेते हैं कि पैरट उड़ रहा है, तो वो क्या कहते हैं? I see your aunt's parrot has escaped। वो देख लेते हैं पैरट को उड़ते हुए, तो वो राइटर से कह रहे हैं कि मैंने अभी अभी देखा कि तुम्हारी आंट का जो तोता है वो भाग गया है, वो पिंजरे से निकल के उड़ गया है। The door was quite loose, I said with a shrug। तो राइटर ने वैसे किया तो जानबूझ के था, लेकिन अब वो सच नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं क्या करूं, जो दरवाज़ा था केज का वो लूज था। ओके, तो वो बिल्कुल एक तरह से श्रग कहते हैं कंधे ऊपर करना, तो अपने कंधे उचकाते हुए कहते हैं कि मैं क्या करूं, दरवाज़ा लूज था। वेल आई डोंट सपोज वी विल सी इट अगेन। तो राइटर एक और चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं कि अब वैसे भी पैरट उड़ गया है तो मुझे नहीं लगता हम उसे वापस देख पाएंगे, हम उसे वापस पकड़ पाएंगे या वो वापस यहाँ लौट के आएगा। आंट रूबी वॉज अपसेट एट फर्स्ट। अब आंट रूबी को पता चलता है कि उनका पैरट उड़ गया है, तो एक बार तो वो थोड़ी सी अपसेट होती हैं, थोड़ी सी नाराज, थोड़ी सी उदास हो जाती है। एंड थ्रेटन टू बाय अनदर बर्ड, और धमकी देती हैं कि मेरा ये तोता उड़ गया तो मैं दूसरा बर्ड खरीदूंगी। वी पुट हर ऑफ बाय प्रॉमिसिंग टू बाय हर अ बोल ऑफ गोल्ड फिश। तो राइटर कह रहे हैं कि उनकी इस धमकी को सुन के हम सब डर गए कि ये फिर से एक बर्ड ले आएंगी, तो हम सब ने क्या किया, हमने उनको प्रॉमिस किया कि ओके अगर आपको कोई पेट चाहिए तो बर्ड मत लाना, बल्कि इस बार हम गोल्ड फिश का बोल लाएंगे। बच्चों, गोल्ड फिश एक तरह की फिश होती है, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो गोल्डन कलर की फिश होती है और ये है उसका बोल। ओके, तो सब कहते हैं कि ओके इस बार बर्ड नहीं, इस बार तुम फिश को अपना पेट बनाना, हम गोल्ड फिश तुम्हें लाके देंगे।
बट गोल्ड फिश डोंट टॉक, शी प्रोटेस्टेड। तो आंट रूबी कहती है नहीं, मुझे गोल्ड फिश नहीं चाहिए क्योंकि गोल्ड फिश बात नहीं कर सकती। वेल नीदर डिड योर बर्ड, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर कहते हैं अच्छा, बात तो तुम्हारा तोता भी नहीं करता था। सो वी विल गेट यू अ ग्रामोफोन। नेक्स्ट जो दादाजी है वो कहते हैं कि अगर तुम्हें बात करने वाला कोई चाहिए तो हम तुम्हारे लिए ग्रामोफोन ला देंगे। बच्चों ग्रामोफोन यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे हम म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। ओके, तो दादाजी कहते हैं अगर तुम्हें किसी की आवाज़ ही सुनने के लिए तुम्हें पेट चाहिए तो हम तुम्हें ग्रामोफोन ला देंगे, तुम उस पर दिन भर गाने सुनना, दिन भर म्यूजिक सुनना। यू कैन लिसन टू क्लैरा क्लॉक ऑल डे। तो कह रही है कि तुम उस पर पूरे दिन म्यूजिक सुन सकती हो, तुम उस पर पूरे दिन आवाज़ सुन सकती हो। देन से शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल। तो बच्चों क्लैरा क्लॉक एक बहुत ही फेमस सिंगर का नाम है। तो दादाजी ने कहा कि तुम उनका म्यूजिक सुन सकती हो, और सब कहते हैं कि वो बहुत मीठा गाती है, एक नाइटिंगेल की तरह गाती है। अगेन नाइटिंगेल एक बर्ड है जिसकी आवाज़ बहुत ही मिठास से भरी है। तो राइटर कह रहे हैं कि अगर तुम्हें इसीलिए चाहिए कोई पक्षी या कोई पेट कि तुम उसकी आवाज़ सुनो तो मैं तुम्हारे लिए इस तरह का ग्रामोफोन ला दूंगा। I thought we had never see the parrot again। अब राइटर कह रहे हैं कि हम सबको लगा था कि वो पैरट हम वापस कभी नहीं देख पाएंगे, बट इट प्रोबेबली मिस्ड इट्स ग्रीन चिलीज। लेकिन शायद वो पैरट अपनी हरी मिर्चियों को याद कर रहा था, बिकॉज अ फ्यू डेज लेटर आई फाउंड द बर्ड सिटिंग ऑन द वरांडा रेलिंग। और ये बात राइटर इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इस घटना के कुछ दिनों बाद वो तोता राइटर को दिखाई देता है बरामदे की रेलिंग पर बैठा हुआ, लुकिंग एक्सपेक्टेडली एट मी विथ इट्स हेड कॉक्ड टू वन साइड। और ये तोता कैसे बैठा हुआ था, जब इसने राइटर को देखा तो बड़ी उम्मीद से देख रहा था कि राइटर मुझे वापस से ग्रीन चिली खिलाएंगे, और इसने अपनी गर्दन एक साइड में मोड़ रखी थी और ये राइटर को बहुत उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहा था। Unselfishly I gave the parrot half of my mango। तो राइटर कह रहे हैं कि जब मैंने उसका वो भाव देखा, उम्मीदों भरा भाव, तो मैंने उसको अपना आधा मैंगो खिला दिया, और वो भी निस्वार्थ भाव से। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए था, निस्वार्थ भाव से मैंने अपना आधा मैंगो उसे खिला दिया। While the bird was enjoying the mango, Aunt Ruby emerged from her room। अब जब वो मैंगो खा रहा था, वो जो पैरट है बैठा बैठा मैंगो एंजॉय कर रहा है, खा रहा है, तभी अचानक कमरे में से आंट रूबी एमर्ज यानी प्रकट हो जाती है। अचानक कमरे में से आंट रूबी बाहर आ जाती है। विथ अ क्राई ऑफ सरप्राइज आंट रूबी बाहर आती है और देखती है कि पैरट बैठा हुआ है, मैंगो खा रहा है, तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाती है, कॉल्ड आउट और चिल्ला पड़ती है, लुक इट्स माई पैरट कम बैक, ही मस्ट हैव मिस्ड मी। वो कहती है देखो मेरा पैरट लौट आया है, ये पक्का मुझे मिस कर रहा था, ये मुझे याद कर रहा था, इसलिए ये लौट आया है। With a loud squawk, the parrot flew out of her reach। लेकिन पैरट ऑब्वियसली आंट रूबी के लिए नहीं आया था, बिकॉज पैरट आंट रूबी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो आंट रूबी को देखते ही वो जोर से स्क्वैक कहते हैं, जो बर्ड्स की जोर से आवाज़ होती है ना, तो वो जोर से आवाज़ करता है और वहाँ से दूर उड़ जाता है, आंट रूबी की पहुँच से दूर चला जाता है। पर्चिंग ऑन द नियरेस्ट रोज बुश, और वहाँ पे एक गुलाब की झाड़ी थी, तो गुलाब के पौधे की जो झाड़ियाँ थी वहाँ पर वो चला जाता है। ग्लेयर्ड एट हर, वहाँ बैठा बैठा वो आंट रूबी को देख रहा है। एंड श्रिक्ड इन माई आंट्स फैमिलियर टोन्स, और फिर वो तेज कर्कश आवाज में, जिस तरह से आंट रूबी बोला करती थी, जो आंट रूबी के बोलने का तरीका था, उसी टोन में वो तोता क्या बोल रहा है, यू आर नो ब्यूटी। तो बच्चों फाइनली तोता बोला, और क्या बोला, वो वही शब्द बोलता है जो आंट रूबी तोते को बोला करती थी। तो तोता बोल रहा है तुम बिल्कुल सुंदर नहीं हो, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस। अब जो पैरट रिपीट कर रहा है आंट रूबी के वर्ड्स, वो कह रहा है तुम बिल्कुल बात नहीं कर सकते, गा नहीं सकते और डांस नहीं कर सकते। आंट रूबी वेंट रूबी रेड एंड डैश्ड इंडोर्स। तो बच्चों ये सुनते ही आंट रूबी को बहुत शर्म आती है, वो शर्म से लाल हो जाती हैं, गुस्से से लाल हो जाती हैं और घर के अंदर भाग जाती हैं।
बट दैट वॉजंट द एंड ऑफ द अफेयर। राइटर कह रहे हैं लेकिन ये मामला यही खत्म नहीं हो गया था, इसके आगे क्या हुआ था। द पैरट बिकेम अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू द गार्डन। अब वो पैरट बार बार हमारे गार्डन में आता है, ऐसा नहीं कि उस दिन के बाद वो कभी नहीं आया, वो बार बार हमारे गार्डन में आता था। एंड वरांडा, गार्डन में आता, बरामदे तक वो आ जाता। एंड व्हेनेवर इट सो आंट रूबी इट वुड कॉल आउट। और जब कभी भी वो आंट रूबी को देखता, आंट रूबी को देखते ही वो क्या बोलता, यू आर नो ब्यूटी, यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट से, कांट डांस। तो बच्चों आंट रूबी को देखते ही वो वही बातें रिपीट करने लगता जो आंट रूबी उससे कहा करती थी, उसको ताने दिया करती थी। द पैरट हैड लर्न टू टॉक आफ्टर ऑल। तो फाइनली राइटर कह रहे हैं कि कुछ भी हो, चाहे उसने कुछ भी बोला, फाइनली हमारा पैरट भी बोलने लग गया था, फाइनली हमारा पैरट बात करने लग गया था। तो बच्चों जो पैरट्स हैं वो सब इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं। आप उनके साथ जैसा बोलोगे, आप उनके सामने जैसा बोलोगे, वो सेम चीज़ रिपीट करेंगे। तो आंट रूबी ने बहुत कोशिश की उसको सिखाने की, लेकिन जब वो नहीं सीखा तो आंट रूबी गुस्से में उसको ताना देती थी, ये बैड वर्ड्स बोलती थी, और उस तोते ने वही बैड वर्ड्स सीख लिए। और उसको पता था कि आंट रूबी बोलती थी, तो वो सिर्फ आंट रूबी को देख के रिपीट किया करता था। ओके, तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग फनी स्टोरी है, आई एम श्योर आप सबको समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।